हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई दबा के हो रही होगी और उन्माद में होंगे, हर्षोल्लास में होंगे और बहुत ही हमारा वीडियो जाने की वजह से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। हम आशा करते हैं अपने तरफ से। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हम देख रहे होंगे, आप हेडिंग देख रहे होंगे ऊपर में, द्वितीय नागरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष। तो और थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा कैमरा को दूर ले जाना पड़ा है हमारा हमको। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्जाम है, बिहार दरोगा तो ज़्यादा हो जा रहा है। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बिहार दरोगा और बीपीएससी और बिहार एसएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको एक बात हम जरूर बोलना चाहेंगे कि हिस्ट्री से संबंधित 20% क्वेश्चन रहते ही हैं, पीटी में रहते हैं और मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है हिस्ट्री। इसलिए हिस्ट्री का वीडियो में हम ज़्यादा टाइम और एफर्ट डाल रहे हैं और कोई वजह नहीं है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि 3 भागों में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन हमारा ये कोशिश होगा कि आपका जो एक कम्प्रिहेंशन है, समझने की जो, सोचने की जो एक तरीका है हिस्ट्री को लेकर, वो उसमें कुछ बदलाव आया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हिस्ट्री को लेकर अभी जो मेरा विषय से जो क्लास हो रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आए और थोड़ा सा इजी हो जाए चीज़ें। और इसको खंड में बांट कर, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और फिर मॉडर्न आधुनिक इतिहास में आएंगे हम लोग। और ये तीनों खंड को हमारा कोशिश होगा कि जैसे प्राचीन इतिहास का कोशिश होगा कि जिसमें पहला खंड प्राचीन इतिहास है, उसका कोशिश होगा कि 20 घंटा या 15 से 20 घंटा में ऐसे कंप्लीट किया जाए कि वहां से प्री लेवल पे तो क्वेश्चन बचे ही ना, 95% टच हो जाए क्वेश्चन। अब एक आध दो तो कहीं से निकाल सकते हैं, बुक से भी निकाल सकते हैं, या कितना भी आपका प्रिपरेशन हैवी है फिर भी वहां से निकल सकता है। एक 2% का बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक खंड से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ और मेंस के लेवल तक समझदारी विकसित करते हुए, और जिसमें प्री समाहित हो, प्री के जितने भी क्वेश्चन समाहित हो, 20 घंटे के अंदर एक प्राचीन इतिहास को कवर करने की कोशिश होगी। हमारी मेन उद्देश्य यही है। और एक जो हिस्ट्री को लेकर लड़कों के बीच में या स्टूडेंट के बीच में जो एक अतिशयोक्ति बोला जाए तो उत्पन्न हो गया है कि रहता है हमेशा कि इसमें बहुत ज्यादा ही बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसको एक सोच बदलने का काम हमारा उद्देश्य हुआ। मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। मुख्य रूप से हिस्ट्री का 3 चैप्टर, जो शुरुआत के 3 चैप्टर जो होते हैं, 3 या 4 चैप्टर जिसको बोला जाए, जो जिसका मैंने वीडियो डाला है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाते हैं और बहुत ही स्टूडेंट वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम देकर कवर करने की कोशिश की गई है कि वहां से कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आवाज को लेकर, लेकिन एक समझदारी जो विकसित करनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण फोकस या हमारा जोर रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए द्वितीय नागरीय क्रांति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मगध का उत्कर्ष। इसके पहले वाले वीडियो में जो महाजनपद का उदय बताए थे हम, उसमें द्वितीय नागरीय क्रांति के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो मुख्य रूप से राज्यों का उदय हुआ पूरे भारतवर्ष में, वो महाजनपद के रूप में जाने जाते हैं, जिनका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में विवरण मिलता है। और 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है इन ग्रंथों में। और 16 महाजनपद जो राज्य के रूप में थे, उनका विकास हुआ था, महाजनपद के रूप में विकास हुआ था। शासक वर्ग शासन करते थे और बहुत सारे अभिवृद्धि हुई थी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि उसके बाद सामाजिक जीवन में कैसा परिवर्तन आया था और आर्थिक जीवन में परिवर्तन कैसा आया था। द्वितीय नागरीय क्रांति छठी शताब्दी के बाद के दौर को क्यों बोला जाता है पूरे भारतवर्ष में,
इसका कारण क्या रहा था? मतलब फर्स्ट तो प्रथम नागरीय क्रांति एक तरह से माना जाए तो हड़प्पा सभ्यता भारतवर्ष में विकसित हुआ था, और महाजनपद काल में आकर फिर द्वितीय नागरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से कारण जो है, गार्डन चाइल्ड प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने मत दिया है अपना कि मतलब इसका 10 तत्व हो है, जो कि मतलब तृतीय नगरीय क्रांति या महाजनपद का उदय का, एक नगर व्यवस्था के रूप में उदय का और शासन व्यवस्था के रूप में उदय का कारण बने थे, बड़े राज्यों का उदय का कारण बने थे। ये समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है भूमिका। गार्डन चाइल्ड गार्डन चाइल्ड द्वारा द्वितीय नागरीय क्रांति के 10 कारक तत्वों पर जोर दिया गया है। प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। मतलब जैसे मगध पढ़ेंगे आप, तो मगध का उत्कर्ष हुआ तो एक शासन तंत्र के अंदर राज्य थे, और राज्य बहुत बड़ा राज्य था, वो नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत आता था, जिसमें पाटलिपुत्र नगर था, राजगिरी नगर का व्यवस्था किया गया था। इनका कारण क्या था? मतलब कि उत्तर वैदिक काल से सीधे ग्रामीण सभ्यता के बाद नगरीय क्रांति का उत्कर्ष हुआ, और फिर मगध उसमें शामिल हुआ। तो इसको देख लेते हैं। 10 कारक तत्वों पर जोर दिया गया है। प्रमुख कारक तत्व निम्नलिखित है। मतलब मुख्य मुख्य से 10 बताए गए हैं इनके द्वारा कारक तत्व थे, जो कि मतलब एक तरह से क्रांति का काम किया, द्वितीय नगरीय क्रांति का, और महाजनपद के उदय का कारण बने। जो कि शासक, पहला तो एक है शासक वर्ग का उदय हुआ, विभिन्न विभिन्न महाजनपदों में अलग शासन करने वाली व्यवस्था आई है, राजा के रूप में विकसित हुआ, जो कि उत्तर वैदिक काल में ही शुरुआत चूंकि हो चुका था, कि मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों को अलग अलग नाम दिया जाता था, या राजा, भोज और सौराट और इस तरह के नाम दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद भी शासक वर्ग एक उभर कर आया बहुत व्यापक रूप में, जो कि देखने को मिलता है महाजनपद काल में। धर्म का प्रचलन तथा धार्मिक इमारतों का विकास हुआ। धर्म का जो प्रचलन था उनका विकास हुआ, और एक तरह से देखा जाए तो धर्म के रूप में धार्मिक इमारतों का जो विकास हुआ और उसकी अभिवृद्धि हुई, और मतलब धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा एक तरह से, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित ज्यादा हुआ था उस काल में। और उसी काल में 2 धर्म और आए थे, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। धार्मिक इमारतों का मतलब उदय हुआ, इसका मतलब ये कहने का मतलब मंदिर बनाए गए, मूर्ति बनाए गए, और बहुत सारे पूजा स्थल बनाए गए। पूरे भारतवर्ष में धर्म के विकास से जुड़ी संरचना का विकास एक तरह से चला उस दौर में। और एक तीसरा कारक माना जाता है मुख्य कारक की, मतलब मुद्रा प्रचलन। मुद्रा प्रचलन मुद्रा प्रचलन आया, चूंकि आप जानते हैं कि उससे पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था, वस्तु विनिमय आधारित व्यापार और वाणिज्य होते थे। मुख्य रूप से इसमें सबसे प्राचीन मुद्रा के रूप में विकास हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे प्रथम देखा जाता है कि यहीं से मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ, जिसको आहत सिक्के के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रथम मुद्रा जो है आहत, जिसका नाम दिया जाता था, आहत सिक्का होता था। और चौथा सबसे बड़ा कारक था व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। मुद्रा का प्रचलन आया तो मतलब वस्तु विनिमय पे आधारित जो व्यवस्था था, व्यापार और वाणिज्य था, उसमें सरलीकरण हुआ, जिसके वजह से आदान प्रदान व्यापार में बहुत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से व्यापार और वाणिज्य देखने को मिलने लगा। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, विभिन्न तरह के वस्तुओं का, व्यापारियों का संगठन के रूप में विकास हुआ। विभिन्न व्यापारियों का, वणिक वर्ग का एक तरह से विकास उभर कर सामने आया इस काल में। जैसे कि वस्तुओं का, पशुओं का, कृषि उत्पादों का, धातुओं का, इन सब चीजों का व्यापार आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार के रूप में देखने को मिलता है भारतवर्ष में इस काल में। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, ठीक है। लेखन कला, जो कि आप जानते हैं कि संस्कृत का विकास तो वैदिक काल में हो चुका था और लेखन कला के ज्ञान हो चुका था, लेकिन इसमें विभिन्न तरह के लिपियां का विकास हुआ, जो कि हम लोग गुप्ता पीरियड तक का बात कर रहे हैं। लेखन कला का मतलब विभिन्न तरह के लेखन कला का विकास हुआ, जिससे मतलब आदमी के भाषा
के को समझने में, एक दूसरे के मतलब संस्कृति को समझने में सहायता मिली। और चौथा कारण, छठा कारण, सबसे बड़ा छठा कारण माना जाता है सुव्यवस्थित कर व्यवस्था। जो शासक वर्ग था, जो राज्य थे, महाजनपद के रूप में जो विकसित हुए थे और जो राजा के रूप में शासन करते थे, उससे पहले, इससे पहले मतलब कर व्यवस्था स्वेच्छा रूप से दिया जाने लगा था। मतलब उत्तर वैदिक काल में तो कुछ कर लिए जाते थे, लेकिन कर व्यवस्था जो व्यवस्थित रूप में देखने को मिलता है वो इसी काल में देखने को मिलता है, महाजनपद काल में, या द्वितीय नगरीय क्रांति जिसको नाम दिया जाता है, उत्तर वैदिक काल के बाद, मगध के उत्कर्ष के समय में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था लिया जाने लगा। अधिशेष उत्पादन, कृषि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे मतलब किसानों के पास अधिशेष उत्पादन हो जाएगा। अधिशेष मतलब कि खाने पीने से ज्यादा का जब उत्पादन हो, जो शेष बच जाता है, उसी को अधिशेष उत्पादन के रूप में राजा द्वारा कर लिया जाने लगा। ये कारण रहा मुख्य रूप से द्वितीय नगरीय क्रांति का। 6 मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसको गार्डन चाइल्ड ने ही बताया है। बुद्ध काल में बौद्ध साहित्य से 6 बुद्ध काल, उसी समय में 2 धर्मों का भी उदय हुआ था। अब हिंदू धर्म में विभिन्न तरह के कुरीतियां, कर्मकांड बढ़ जाने की वजह से, और विभिन्न तरह के मतलब रूढ़िवादिता और कर्मकांड और बहुत तरह के बुराइयां आ जाने की वजह से उसमें उसी काल में मतलब एक उसके प्रतिक्रिया में 2 धर्मों का उदय हुआ था। एक बौद्ध धर्म बोला जाता है और एक जैन धर्म बोला जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। और बुद्ध काल में बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी, जिसमें छह व्यापारिक नगर के रूप में भारतवर्ष में साक्ष्य मिलता है। व्यापारिक नगर के रूप में उल्लेख जो मिलता है बौद्ध ग्रंथ के साहित्य से मिलता है, जो कि मतलब भारतवर्ष में 6 ऐसे नगर थे जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुके थे। एक था चंपा, जो कि अंग की राजधानी था, जो कि बिहार में महाजनपद था। दूसरा राजगृह, ये मगध की राजधानी था, वो भी बिहार में ही था, मगध महाजनपद, इसका राजधानी राजगृह था। श्रावस्ती था, श्रावस्ती साकेत उत्तर प्रदेश में, या साकेत कौशल का था। ये दोनों जो शहर थे वो कौशल के ही थे, तो उत्तर प्रदेश में महाजनपद था। कौशाम्बी था, वत्स, जो इलाहाबाद के राजधानी, इलाहाबाद के क्षेत्र में जो वत्स महाजनपद था, उसका राजधानी कौशाम्बी था। यह भी एक व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। सॉरी, बनारसी था, काशी का जो क्षेत्र था महाजनपद। ये भी क्षेत्र जो है व्यापार के रूप में, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुए थे। और व्यापार यहाँ से कैसे होता था, क्योंकि आर्थिक गतिविधि से ही मतलब आगे इतना ज्यादा विकास हुआ, तो व्यापार को देख लेते हैं हम लोग। श्रेणी संगठन, एक श्रेणी संगठन देखने को मिलता है उस काल में। विभिन्न तरह के व्यवसायियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा और उद्योग धंधे करने वाले लोगों के द्वारा एक श्रेणी बनाया गया था। श्रेणी का मतलब होता है लोगों का समूह। श्रेणी का संगठन बनाया गया था, मतलब एक खास वर्ग के लोगों का समूह को श्रेणी बोला जाता है। इसमें व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए। मतलब बहुत तरह के व्यवसायी होते थे, जैसे कुछ घोड़ा का व्यवसाय कर रहा है, कुछ कोई धातु का व्यवसाय कर रहा है, तो अलग अलग क्षेत्र के व्यवसायियों ने अपने संगठन बना लिए। जैसे आज के समय में यूनियन देखने को मिलता है, वैसे ही श्रेणी संगठन व्यापारियों के द्वारा उस समय में बनाए गए थे, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र बहुत ही ज्यादा था और शासक वर्ग के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहते थे, संपर्क में रहते थे। और उनका जो क्षेत्र था वो कार्यकारी और न्यायिक अधिकार भी मिल गया था राजा के द्वारा इन संगठनों को, श्रेणी संगठन को। एक श्रेणी संगठन मुख्य रूप से माना जाता है कि श्रेणी संगठन का जो मुखिया होता था, एक श्रेणी, मान लो एक श्रेणी बन गया, उसका जो मुखिया होता था उसको श्रेष्ठीन बोला जाता था। ठीक है। बैंकों का कार्य जो है, बैंकों का कार्य भी ये करते थे। इनका कार्य जो था मुख्य रूप से, बैंक आज के समय में जो कार्य करते हैं उस समय में वो कार्य करते थे श्रेणी संगठन। नाप तोल, जैसे कि कोऑपरेटिव आज के डेट में आप लोग पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव जो काम करता है, नाप तोल, वस्तुओं का मूल्य
मजदूरी तथा मजदूरी तय करना, मजदूरी तय करना, नाप तोल तय करना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, मजदूरी तय करना, ये सब श्रेणी संगठन के अंतर्गत बैंकों के रूप में एक तरह से कार्य करते थे उस समय में, और सामाजिक जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते थे। और इनका एक विभिन्न तरह के नियम बनाए गए थे जिसको श्रेणी धर्म बोला जाता था। और विभिन्न श्रेणियों के मध्य एकता जो था भंडागारिका नामक अधिकारी जो करता था। और ये श्रेणी संगठन बहुत ही व्यापक रूप में देखने को मिलता है। इसके बारे में ये यहाँ से इतना ही देख लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। श्रेणी संगठन से अगर प्राचीन इतिहास में मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा तो इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है। यहाँ ब्रीफ आप लोग देख लिए एक कि क्या श्रेणी संगठन का मुख्य रूप से कार्य क्या था प्राचीन इतिहास में। दूसरा एक आहत मुद्रा देख लेते हैं। आहत मुद्रा, इसके बारे में हम चर्चा किए थे पहले। आहत मुद्रा जो था प्राचीन इतिहास में मगध के उत्कर्ष के समय में देखा जाता है कि 5th सेंचुरी में सबसे प्राचीनतम सिक्के के रूप में इसको प्राप्त हुआ है साक्ष्य के रूप में आहत सिक्का। यह आहत सिक्का मुख्य रूप से धातु के टुकड़ों पर चौकोर या गोलाकार टुकड़ों के विभिन्न तरह के वस्तुओं, पशु पक्षियों या किसी वस्तु के आकार का थप्पा मारकर उस पर मतलब चित्र बनाया जाता था, निशान बनाया जाता था, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिक्कों का अलग अलग मूल्य निर्धारण तय करता था। उसी को आहत सिक्का बोला जाता था। आहत सिक्का ठप्पा मारकर बनाया जाता था, जो कि मतलब प्रचलन में था व्यापार के संबंध में जो, और सिक्कों के रूप में सबसे पहला साक्ष्य आहत मुद्रा के रूप में ही मिलता है। इसको बौद्ध ग्रंथ में करसारपन कहा गया है। करसारपन बौद्ध ग्रंथ जो है वहां से भी मतलब महाजनपद काल या बौद्ध मगध के उत्कर्ष के संबंध में बहुत सारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, क्योंकि उसी के समकालीन ही उनका विकास हुआ था, तो उनके ग्रंथों से इन राज्यों के बारे में विभिन्न तरह के जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध ग्रंथों में इन सिक्कों को करसारपन कहा गया है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंबोज जो मतलब अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। कोसल जो यूपी के क्षेत्र में था। यह महाजनपद बनारसी भी काशी का राजधानी था। आदि व्यापारिक स्थिति बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे के बीच में व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता था, उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बंदरगाहों का जो स्थिति था उस समय में विदेशी व्यापार के लिए जल मार्ग द्वारा विदेशों से भी उस समय में व्यापार किए जाते थे। तो जल मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार के संबंध में देखा जाता है कि मुख्य रूप से 3 बंदरगाह उस समय में प्रचलित है या उनके द्वारा मतलब विदेशी व्यापार संचालित किए जाते थे। फर्स्ट नंबर पर पश्चिमी तट का सबसे बड़ा भारत के पश्चिमी तट गुजरात, मुख्य रूप से गुजरात में एक गुजरात दिखाई दे रहा होगा। गुजरात का जो एक जिला है, एक तरह से भरूच एक जिला है, तो भरूच में एक था भृगु कच्छ भी इसको बोला जाता है। ये प्रमुख बंदरगाह था प्राचीन इतिहास में, जिससे मतलब मध्य एशिया, मिस्र और तक पूर्वी एक तरह से उत्तरी अफ्रीका के जो मिस्र और मध्य एशिया, ईरान, इराक ये सब के क्षेत्र से व्यापार भरूच के बंदरगाह से होता था, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात जिला में, गुजरात राज्य में भरूच डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ठीक है, दूसरा पश्चिमी तट पे ही था एक सोपड़ा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सोपड़ा एक बंदरगाह था जिससे विदेशी व्यापार संचालित किए जाते थे मध्य एशिया से और अफ्रीका से। तो इसके संबंध में ये सोपड़ा आज के समय में नाला सोपारा के रूप में जाना जाता है। नाला सोपारा ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। ये सोपड़ा एक बंदरगाह था, बहुत ही बड़ा बंदरगाह था, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। याद रखिएगा इसको, या फैक्ट्स याद रखिएगा कि पश्चिमी तट पे 2 बंदरगाह, एक गुजरात में भरूच, एक महाराष्ट्र में सोपड़ा, तथा पूर्वी तट पे भी मतलब उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में देखने को मिलता है प्राचीन इतिहास में, जो कि एक ताम्रलिप्ति है। ताम्रलिप्ति बंगाल के खाड़ी से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जो व्यापारिक संबंध थे वो इसी बंदरगाह के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, ताम्रलिप्ति के द्वारा, जो कि मतलब बंगाल में है, बंगाल डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल राज्य में
ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ठीक है, अब मगध के उत्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। ये सब चीजें जो रही मुख्य रूप से विकास का कारक रही, आर्थिक गतिविधि में तेजी आई, जिसके वजह से ये विकास हुआ और महाजनपद का उदय हुआ। इसमें महाजनपद 16 महाजनपद में जो मगध मगध पे आ जाते हैं। मगध यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मगध मगध जो है, मगध एक भारत वर्ष में सबसे तेजी से और मजबूती से विकसित होने वाला महाजनपद के रूप में आया, जिसका मुख्य रूप से कारण रहा, बहुत सारे कारण थे मगध के उत्कर्ष का। मगध जो जानते हैं पाटलिपुत्र, गया और नालंदा जिले के क्षेत्र में जो महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, वो मुख्य रूप से बिंबिसार के समय में, बिंबिसार जिस संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, बोला जाता है उससे पहले जो मगध का इतिहास रहा है वो महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, जिसमें जरासंध एक शासक था मगध का, जो कि मतलब महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है। जरासंध जो शासक था उसको भीम ने अपने द्वंद्व युद्ध में हराकर मारा था। उसके बाद माना जाता है कि बृहदत्त एक संस्थापक था हड़यक वंश का। एक वंश आया, सबसे प्रथम वंश आया मगध में, जो जिसको हड़यक वंश के रूप में जानते हैं। उसका संस्थापक बृहदत्त था। बृहदत्त माना जाता है और कुछ किताब मुख्य रूप से मानते हैं कि वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था हड़यक वंश का मगध के समय में। ये इसका जो काल था, हड़यक वंश के बारे में देख लेते हैं। मगध का उत्कर्ष का कारण मुख्य रूप से ये था, 2-3 कारण माने जाते हैं मुख्य रूप से, कि वो क्षेत्र जो था बहुत ही समृद्ध था। समृद्ध कहने का मतलब कि कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा समृद्ध था और अधिशेष उत्पादन होता था। उर्वरक क्षेत्र होने के वजह से 3 नदियों के संगम पे ये इसकी राजधानी अवस्थित थी और उसका क्षेत्र मुख्य रूप से नदियों से घिरा हुआ था, जिससे उर्वरता और कृषि का वृद्धि हुआ और अधिशेष उत्पादन के वजह से कर के रूप में राज्य को बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती थी। ये एक मुख्य कारण रहा मगध का शक्तिशाली और विकास होने का। और दूसरा कारण ये था कि उसके क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में लोहे की प्रचुर मात्रा में भंडार थे, जिससे बहुत सारे हथियार बनाए गए और अपने राज्य की रक्षा किया गया, जिसमें रथमुसल और शिलाकंटक मुख्य रूप से बनाए जाते थे और विभिन्न तरह के रथ बनाए जाते थे। और तीसरा माना जाता है कि उस क्षेत्र में जो झारखंड के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में बहुत सारे जंगल से हाथियों को पकड़ा जाता था शासकों के द्वारा, जो कि मतलब युद्ध के क्रम में बहुत ही उपयोगी होते थे। दूसरे विरोधी शासकों या विरोधी राज्य के दुर्गों को या उनके किलों को तोड़ने में वो काम करते थे और युद्ध में उपयोगी हुए। ये मुख्य रूप से मगध का उत्कर्ष का सबसे मुख्य रूप से भौगोलिक कारण मुख्य रूप से यही रहा था मगध के उत्कर्ष का। चूंकि 16 महाजनपद थे, लेकिन इतिहास हम लोग को मगध से ही स्टार्ट करना होता है। मगध के रूप में देख लेते हैं। हड़यक वंश इसमें आया 544 बीसी से 412 बीसी माना जाता है इसको। 544 बीसी से 412 बीसी माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार, जिसको श्रेनिक भी बोला जाता है, पूरा बौद्ध ग्रंथ में श्रेनिक बोला गया है, संस्थापक था बिंबिसार। इन्होंने बिंबिसार जो था, इन्होंने 2 काम किए अपने राज्य विस्तार के लिए और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए 2 कार्य किए। मुख्य रूप से एक कार्य किया कि क्षेत्रों को विजय किया अपने, मतलब विजय अभियान के द्वारा, और दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके साथ मिल गया। ये 2 मुख्य कारण थे जिसके वजह से मगध का उत्कर्ष में माना जाता है कि 2 शासकों का सबसे बड़ा हाथ रहा, एक बिंबिसार का और एक अजातशत्रु का। बिंबिसार ने कार्य किया विजय के रूप में, वैवाहिक संबंध मुख्य रूप से जाना जाता है इसको, राज्य विस्तार को लेकर के वैवाहिक संबंध करके अपना राज्य को सुदृढ़ किया और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए दूसरे राज्यों से। वैवाहिक संबंध में मुख्य रूप से देखा जाता है 3 राजवंशों से विवाह संबंध बनाए थे बिंबिसार ने। ये क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। लिच्छवी जो था, लिच्छवी के शासक, लिच्छवी गणराज था, जो कि मतलब बज्जी महासंघ के अंतर्गत लिच्छवी गणराज था। उसका शासक थे चेटक
उनकी पुत्री चेलना से विवाह किया फर्स्ट। पहला विवाह चेलना से, चेटक की पुत्री जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक थे। चेटक लिच्छवी गणराज्य के शासक, जिनकी पुत्री चेलना से शादी किया बिंबिसार ने, और उनसे संबंध अच्छे किए। दूसरा था कौशल। कौशल जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था, वहाँ का प्रसेनजीत एक राजा थे। प्रसेनजीत बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनकी बहन से शादी किया महाकौशला, जिनका नाम महाकौशला था। दिखाई दे रहा होगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत वहाँ के शासक, और महाकौशला उनकी बहन थी। कौशल महाकौशला, आप ये कर लीजिए आप, जिससे काशी उनको मिला दहेज के रूप में। काशी प्राप्त हुआ उनको, काशी का क्षेत्र बिंबिसार को। कौशल नरेश प्रसेनजीत वहाँ के शासक थे। तीसरा जो विवाह किया था बिंबिसार, वो मद्र देश के मद्र जो कुरु के क्षेत्र थे, कुरु इंद्रप्रजित की जिसका राजधानी था दिल्ली के क्षेत्र के आसपास में एक मद्र देश था, छोटा सा राज्य। वहाँ ये महाभारत में भी पढ़ने को मिलता है। वहाँ के राजकुमार जो थे, राजकुमारी जो थी क्षेमा, उनसे विवाह किया। ये 3 विवाह मुख्य रूप से किया था राज्य विस्तार के क्रम में बिंबिसार ने। बिंबिसार के नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य जीवक रहता था। जीवक, वो चंड प्रदोत अवंती बताए थे, उज्जैन के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश मालवा के क्षेत्र में जो उज्जैन अवंती राज्य था, अवंती महाजनपद था, उसका एक शासक चंड प्रदोत था। उसको पीलिया रोग हो गया था चंड प्रदोत को, जिसके जिसके उपचार के लिए जीवक को, मतलब जीवक जो था बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य था, चंड प्रदोत के इलाज के लिए, उपचार के लिए भेजे थे। बिंबिसार भेजा। बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा चंड प्रदोत के दरबार में उपचार के लिए भेजा गया था, जिनको पीलिया रोग हो गया था। अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे। उसी के समय में अंग महाजनपद जो भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में था, उस क्षेत्र के शासक ब्रह्मदत्त को भी पराजित कर वहाँ विजय किया था अंग को बिंबिसार ने, और अंग जनपद को मगध में मिलाया था ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने। ये मुख्य रूप से 3-4 कार्य इसके राज्य विस्तार के और मजबूती देने के क्रम में रहा था। दूसरा जो उसका शासक था वो अजातशत्रु या कुनिक था। इसने बोला जाता है कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ये राजगद्दी प्राप्त किया था, और इसको भी इसका लड़का उदयन ने हत्या करके अपना राजगद्दी प्राप्त किया था। इसलिए इसको पृथहंता वंश भी बोला जाता है। पृथहंता वंश, जो कि अपने पिता के हत्या करके सब शासक बने थे। दूसरा जो अजातशत्रु था उसको कुनिक बोला जाता है। कुनिक या अजातशत्रु, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के काल तक शासक रहा, मगध के गद्दी पे रहा था, जिसका मुख्य रूप से 2-3 ही चीज फैक्ट्स के रूप में आपसे पूछे जाते हैं अजातशत्रु से। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो था, प्रसेनजीत यहाँ प्रसेनजीत की बहन से, जो महाकौशला से बिंबिसार ने शादी किया था, उसके साथ युद्ध हुआ इसका। प्रसेनजीत मतलब महाकौशला के जो भाई थे प्रसेनजीत, जो कौशल नरेश थे, उनके साथ अजातशत्रु ने युद्ध की हुआ, और युद्ध करने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला और संधि हुआ उनके साथ। मतलब बहुत ज्यादा दिन तक युद्ध चला, और युद्ध का निष्कर्ष नहीं निकलने की वजह से कौशल नरेश और अजातशत्रु के बीच में संधि हुआ। उसके बाद संधि के अनुसार प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से विवाह किया गया अजातशत्रु का। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन से विवाह इनका हुआ बिंबिसार का, और बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु का जो विवाह है प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से हुआ। तो ये ब्लड रिलेशन आप एक बार बना लीजिएगा कि मतलब ये मतलब बाजीरा की जो एक तरह से फुआ थी महाकौशला, और मतलब फुआ भतीजी सास और बहू हो गए, एक तरह से देखा जाए तो ब्लड रिलेशन में। बज्जी से भी संघर्ष हुआ था अजातशत्रु का। बज्जी संघ जो था, मुख्य रूप से पहला संघर्ष बज्जी के संघ से अजातशत्रु के समय में ही हुआ था।
इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा समय तक संघर्ष चला था, लेकिन अंतिम समय में उसके मंत्री जो थे अजातशत्रु के, बस्कार को बोला जाता है कि उनके मंत्री थे अजातशत्रु के, उनकी सहायता से मतलब बज्जी संघ को भी ये पराजित किया था। ये मुख्य रूप से जाना जाता है। और एक 8वें साल जो अजातशत्रु के 8वें साल में, 8वां साल जो एक तरह से 492 से 8वें 484 ईसा पूर्व में 8वें साल में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 8वें साल में महापरिनिर्वाण हुआ था। और उसी साल में प्रथम बौद्ध संगति आप लोग पढ़ेंगे आगे में, प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, जो कि राजगिरी था। राजगिरी का स्थापना जो था, ये राजधानी जो बनाया गया था यहाँ, हड़प्पा वंश का जो राजधानी था वो राजगिरी था। यहाँ राजधानी देख रहे होंगे, राजगिरी था। ये राजगिरी का स्थापना जो है राजगिरी नगर का, ये बिंबिसार ही किया था। और राजगिरी के में एक सप्तकर्णी गुफा है। इसी गुफा के अंदर मतलब ये आयोजन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का, राजगिरी के अंदर। उदयन को देख लेते हैं। यही 2-3 चीज पूछे जाते हैं अजातशत्रु से। उदयन जो था 460 से 444 बीसी तक रहा। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना मगध का। इन्होंने जो मुख्य रूप से जो काम किया, गंगा और सोन के संगम पे एक ही पूछा जाता है उदयन से, गंगा और सोन के संगम पे इन्होंने एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपना राजधानी जो है मगध का राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया पहला बार उदयन ने। यही मुख्य रूप से इसके कार्य के रूप में जाना जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है इनसे। ठीक है, उदयन के बाद उसके 3 पुत्र हुए मगध हड़प्पा वंश से। हड़प्पा वंश से 3 उदयन के बाद 3 पुत्र हुए हड़प्पा वंश में, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जो कि अंतिम शासक के रूप में एक तरह से नागदशक को जाना जाता है। और यहाँ से समाप्त होता है लगभग 444 बीसी के बाद समाप्त होता है। हम यहाँ से समाप्त हो जाता है नागदशक के बाद समाप्त हो जाता है हड़प्पा वंश का इतिहास। हड़प्पा वंश का इतिहास समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये 3 शासक मुख्य रूप से जानने होते हैं हड़प्पा वंश में मगध के उत्कर्ष से। इसके बाद का जो शिशुनाग वंश, नंद वंश जो आए, उसके बाद मौर्य वंश आए, वो वंश के रूप में हम लोग आगे डायनेस्टी में पढ़ेंगे और अब लगातार एक क्रम चलेगा। ब्रीफ में मुख्य मेन जो भूमिका है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, उस पर फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फैक्ट्स अपने आप कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्यार दीजिए। एक दूसरे के एनर्जी को जब तक ट्रांसमिट नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। थैंक यू। मस्त रहिए, दबा के पढ़िए और दबा के मस्त रहिए।